हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो, आज क्या करने वाला है? तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था। हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया था, चार्ज कंजर्वेशन पढ़ा था, चार्जिंग इंडक्शन पढ़ा था और चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब पढ़ा था। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको उसके न्यूमेरिकल्स, थियरी और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। याद रहे, एक बेस बनाते जाओ। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका जो मकान है अच्छा बनेगा। हाँ, तो याद रखो, यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, तभी थोड़ा थोड़ा जब आगे डिफिकल्ट आएगा तो आपको इजी लगेगा। चलो, बिना टाइम लॉस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला है? कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, और इतने सारे न्यूमेरिकल्स गिनने वाले हैं। तो लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। टाइम होगा 1.5 घंटे से तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। लेकिन बच्चों, याद रहे, एक लेक्चर में खत्म करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, आप अपने हिसाब से लेक्चर देख सकते हो। आप 2 पार्ट कर देना। आज थियरी देख ली तो उसका रिवीजन कर करके आपने फिर उसके न्यूमेरिकल दूसरे दिन देख लिए, या 2 सेशन में आपने इस लेक्चर को डिवाइड कर दिया। वो अपने कन्वीनियंसी से आप कर सकते हो, बराबर है। लेकिन मैं ये पूरा एक ही लेक्चर में कवर करूंगा, इतने सारे टॉपिक्स। चलो सीधे आगे बढ़ते हैं। कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। हमने 11 स्टैंडर्ड में चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ। कौन सा? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। दो मासिस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है वो हमको न्यूटन ने दिया था। वैसे ही दो चार्जेस है, उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू हमने किसको दी? किसने हमको दी? कूलम ने। तो स्टार्ट करेंगे कूलम लॉ से। स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। भाई, कूलम्स लॉ क्या है? एन इलेक्ट्रिक फोर्स, an electric force acting between two stationary point charges। भाई, कैसे चार्जेस होने चाहिए? तो देखो यहां पे कुछ लिखा है। एक तो कौन? स्टेशनरी, और दूसरे कैसे? पॉइंट चार्जेस। भाई, हमको यहां पे मान लेना है कि आपको जितना भी चार्ज दिया है वो सभी किसी एक ही पॉइंट पे है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो या बहुत बड़ा चार्ज लो, सबका सब एक ही पॉइंट पे है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है। तो सबसे पहली एक यहाँ पे लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। यहाँ पर लॉ पढ़ने से पहले एक लिमिटेशन भी बोल देते हैं कि भाई ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है ना। एंड चार्जेस कैसे होने चाहिए? भाई, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, मूव नहीं करने चाहिए, मोशन में नहीं है, वो स्टेबल है। स्टेडी चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब चार्ज मूव करेंगे तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखना कि स्टेडी चार्जेस जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जब चार्ज मूव करने लगेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, बरोबर है। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। ओके। तो एन इलेक्ट्रिक फोर्स acting between two stationary point charges is directly proportional to directly proportional to product of magnitudes of two charges and inversely proportional to square of distance between them। याद रखो, तो ये आपका कूलम्स लॉ है। क्या है भाई कूलम्स लॉ? कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर हम पकड़ के चलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है। भाई, हमारे पास दो चार्जेस है, एक का नाम Q1 चार्ज है और दूसरे का नाम
Q2 चार्ज है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। वैसे ये दोनों के बीच में मीडियम कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं ले रहा हूं ये वैक्यूम। ये दोनों के बीच में दो चार्जेस है, उनके बीच का मीडियम कौन है? वैक्यूम। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों चार्ज एयर में भी है, या ये दोनों चार्ज वाटर में है, ये दोनों चार्ज ऑयल में है, अलग अलग मीडियम में हो सकते हैं। याद रखो, जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था तो उसमें क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू मासेस। दो पार्टिकल के बीच में एयर में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वाटर में भी उतना ही लगेगा, ऑयल में भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट वी कांट से दिस अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। तो एयर में दो चार्ज अलग फोर्स लगा रहा है, वाटर में अलग लगाएंगे, ऑयल में अलग लगाएंगे। कितना लगाएंगे वो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अभी तो मैंने ये मान लिया कि हियर टू चार्जेस आर देयर, Q1 and Q2, both are kept in vacuum, and what is the distance between them? This is R. So according to Coulomb's law, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F, वो क्या है? दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रपोर्शन में, डायरेक्ट प्रपोर्शन में, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रपोर्शन में हो गया। तो आपका फोर्स कौन है? F is proportional to Q1 Q2 upon R square. So same as Newton's gravitational law, Coulomb's law is also inverse square law, है ना? ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। यहां पर भी डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में फोर्स यहां पे प्रपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, तो यहां पर चलो कुछ प्रोपोर्शन दूर करते हैं। तो भाई यहां पे प्रोपोर्शन दूर करेंगे तो क्या आएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे K, स्मॉल k बोलेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका यहां पे आ गया K। सो हियर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और उसकी वैल्यू क्या है? तो भाई K की वैल्यू याद रखना 8.9875 इंटू 10⁹9। इतना याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इसको क्लोज वैल्यू ले लो, 9 इंटू 10⁹9 चलेगा। इतनी वैल्यू याद रखो, आपको चलेगा। हाँ, इसका यूनिट बनाते चलो। भाई इसका यूनिट क्या होगा? तो जो आपका फोर्स है वो न्यूटन में होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा, तो मीटर का स्क्वायर होगा, ये सामने जाएगा। तो जो हम K को सब्जेक्ट बना देंगे, भाई K को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा कि नहीं? FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो F बोले तो न्यूटन, F बोले तो न्यूटन, डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर, और नीचे कुलम 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 का स्क्वायर। तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसका यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। तो ये आपको ये वैल्यू याद रखनी है, बराबर है? आपको एग्जाम में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, फिर भी आपको ये वैल्यू याद रखनी है। क्लियर? तो K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कुलम्स लॉ में, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर होगी। लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, आर्ग्यूमेंट हमने जनरेट की। क्या? सर आपने अभी बोला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में कर रहा है ना? तो यहां पर ये दिख रहा है कि भाई Q1 भी है, Q2 भी है, R है, लेकिन आपने अभी तो बोला कि जो फोर्स है वो तो दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मीडियम तो दिख नहीं रहा है, मीडियम को रिप्रेजेंट करने वाली कोई तो क्वांटिटी होनी चाहिए, वो तो हमको दिख नहीं रही है। तो यहां पर समझो आप, यहां पर समझो आप कि ये जो है एक्चुअली में यहां पर जो K है, भाई K इज रिटन इन प्लेस ऑफ, याद रखो जो K आपका K है एक्चुअली में K नहीं है, वो लिखा है 1/4πε0। ये एक वैल्यू है 1/4πε0। ये होता है ऐसा E जैसा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, 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 इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, जो भी बोलो एप्सिलॉन। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, यहां पे K किसकी जगह पे हमने लिखा है? तो एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट है, भाई K कौन है? याद रखो K कौन है? तो K है 1/4πε0। तो बच्चों ये अभी क्वेश्चन आया दिमाग में कि ये एप्सिलॉन नॉट कौन है?
ये एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहां पे लिखूंगा हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। ये कौन है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। याद रखो, एप्सिलॉन नॉट कौन है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब ये परमिटिविटी क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले उसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो भाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसकी वैल्यू मान लो 8.85, 4185 आगे होता है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू इतनी याद रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12। ये कहां से आया भाई? यहां पे वैल्यू रख सकते हो। देखो आपने लिखा, कहां पे लिखा? के ये वाला एप्सिलॉन नॉट को यहां पे ले आओ, के को नीचे ले आओ, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली में ये क्या, इससे ये आया है, इससे ये आया है, इससे ये नहीं आ रहा है, बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे हम के लेंगे, और उसका यूनिट क्या होगा भाई? ये इसके इनवर्स में है, के यहां पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 और 4 पाई तो एक डिजिटल वैल्यूज है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो इसका उल्टा यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये भी एक वैल्यू है जो आपको, ये भी एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, और ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इसका डायमेंशन पहले लिख लेते हैं, बाद में डिस्कशन करते हैं कि ये होता क्या है। चलो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखते हैं। बहुत एग्जाम में आ गया, ये बहुत सारी एग्जाम में ये पूछ लिया है। तो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है भाई? एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी। वो क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका डायमेंशन पहले। चलो, तो उसका यूनिट देखो, यहां पे कौन लिखा है? कूलम्ब। यहां पे कौन लिखा है? कूलम्ब। भाई कूलम्ब का डायमेंशन हमने कल पढ़ा था। क्या पता था कूलम्ब का डायमेंशन? T1A1। तो यहां पे ये हो जाएगा T1A1, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। T1A1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और एक काम करो ना, इसको यार मैं नीचे ले नए पेज पे लिखता हूं, छोड़ दो, चलो इसको मैं नए पेज पे लिखता हूं तो बेटर रहेगा थोड़ा। ऐसी गरीबाई क्यों करेंगे, बरोबर है। चलो तो आगे जाते हैं। यहाँ पे हमको लिखता है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो भाई यहाँ पे डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट में उसका यूनिट क्या था? कूलम। कूलम मतलब T1A1 और उसका स्क्वायर। नीचे न्यूटन था, नीचे न्यूटन था और मीटर भी था, तो यहां पर लिखेंगे न्यूटन मतलब कौन? फोर्स, और फोर्स का होता है m1L1T-2 का स्क्वायर। और जो कौन है? मीटर, तो मीटर का L1 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा, डायमेंशन होगा, अरे इसको यहां पे स्क्वायर किसने किया बच्चों? इसको स्क्वायर किसने किया? यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, m1L1T-2 और ये L1 हो जाएगा। चलो यहां पे तो ये ऊपर वाला हो गया T2A2, नीचे हो गया m1L1T-2, यहां पे L2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल फॉर्म क्या हो जाएगा? m ऊपर आएगा तो -1, L1 और 2 3 ऊपर आएगा तो L-3, T ऊपर आएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस 2 +4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। तो याद रखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किसका? परमिटिविटी का। M-1 L-3 T4 A2, ये याद रखना। और जो कोई ये चाहे कि भाई के का डायमेंशनल फॉर्मूला सर लिखो, तो भाई के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल उल्टा है तो उसका उल्टा होगा, तो यहाँ पे M1 L3 T-4 A-2 हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे? इसका उल्टा हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अभी हमको क्वेश्चन आया कि भाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। एक काम करता है, सिर्फ एप्सिलॉन लिखता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। भाई परमिटिविटी होता क्या है? याद रखो, कोई भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी क्या है? तो जैसे आपने मास का नाम सुना है, हम उसको इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन यू ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी इट ऑपोजेस, और जो ऑपोज करने की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो वैसे यहां पे एक मीडियम है और वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहे हो, तो जो मीडियम है वो उसका रेजिस्ट करेगा। सो द मेजरमेंट
of that resistance which occurring into producing electric field, उस मेजरमेंट को बोलेंगे इट इज कॉल्ड क्या? परमिटिविटी। क्लियर हो गया? परमिटिविटी क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में जो हमको फेस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस, उसका मेजरमेंट। तो जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड उतना कम होगा। तो यहां पर परमिटिविटी क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी टू कीप इन ब्रेन, बट हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। ओके, तो यहां पर हमने यहां पे क्या लिखा कि भाई दो चार्जेस थे, तो हमने यहां पे लिखा इन वैक्यूम। चलो भाई वैक्यूम में क्या, एक आपका चार्ज Q1, दूसरा आपका चार्ज Q2, यहां पर दोनों के बीच में कौन है? वैक्यूम है। देखो मैंने वैक्यूम लिखा और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो यहां पे मैं फोर्स लिखूंगा। भाई कहां पर मैं फोर्स लिखूंगा? वैक्यूम में, और वैक्यूम का फोर्स में F0 बोल देता हूं। तो वो क्या होगा? चलो ये आपका फॉर्मूला कहां गया? ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में दो चार्ज Q1 Q2 डिस्टेंस R और K की जगह पे हम लिखने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे वैक्यूम में फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है वो वैक्यूम में लग रहा है, सही है। लेकिन अभी मान लो कि भाई यही दो चार्जेस को हम किसी मीडियम में रखने वाले हैं, है ना, किसी मीडियम में रखने वाले हैं, और मीडियम के लिए एक क्वांटिटी और डिराइव कर लेते हैं। भाई मैं यहां पे लिख लेता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी याद रखना, इसको हम K से डिनोट करेंगे, कैपिटल K, और इसको एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वही रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? भाई परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे या उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज द रेशियो। भाई किसका किसका रेशियो है? तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी आपको मीडियम दिया है उसकी परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन बोल देते हैं, और परमिटिविटी स्टैंडर्ड मटेरियल हम ले लेते हैं कौन? वैक्यूम। स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं मीडियम वैक्यूम। तो यहां पर वैक्यूम में जो परमिटिविटी होगी वो दोनों का रेशियो। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। कोई भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उसके कारण यहां पे लिखेंगे तो कोई भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? तो यहां पे हम लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सिंपल हो गया कि जो कोई मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कोई मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से K टाइम्स ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? हम यहां पे बोल भी देते हैं कि चलो फॉर कंडक्टर्स या तो मेटल्स, या तो बोलेंगे मेटल्स। मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, याद रखना। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट। और फॉर इंसुलेटर्स इसका वैल्यू होता है K ग्रेटर देन 1। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होगी? वैक्यूम की। वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होगी। हाँ, आप आयनोस्फीयर में जा सकते हो, वहां पे कुछ अलग माजरा होता है, लेकिन अभी हम जनरल प्रैक्टिस की बात करते हैं, उसमें वैक्यूम की सबसे कम होगी। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने यहां पर जो लिखा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो कोई भी मीडियम की परमिटिविटी और उस वैक्यूम की परमिटिविटी दोनों का रेशियो लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा, बराबर है। तो यहां पर देख ले वापस, भाई हमने ये कहां पे लिखा? वैक्यूम में। मतलब आपके दो चार्ज थे Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R था और दोनों वैक्यूम में थे। इसके कारण उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा F0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी यही दो चार्ज इन मीडियम है, भाई यही जो दो चार्ज है वो मीडियम में है। तो चलो मान लेते हैं कि ये आपका Q1 चार्ज, यहाँ पे आपका Q2 चार्ज, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो गया।
भाई चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहां पे कोई मीडियम हो गया जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो यहां पे मीडियम है भाई, फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम क्या लिखेंगे यहां पे मीडियम में फोर्स। तो भाई यहां पे जो ये फॉर्मूला हमने लिखे क्या लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे वैक्यूम की परमिटिविटी थी, मैं यहां पे मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन लिख दूंगा। चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर मीडियम ने परमिटिविटी इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे ये लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट, मैंने एप्सिलॉन 0 पहले लिखा, के बाद में लिखा, यहां पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या देख सकते हो यहां पे कि भाई यहां पे के को छोड़ दो, के को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो देखो ये बाकी का सब कौन हो गया, ये बाकी का सब कहां पे हो गया, ये रहा, ये रहा। उसका मतलब क्या कि दो चार्जेस जब वैक्यूम में थे Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन वही दो चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रखा जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो देख लो आपका फोर्स के पार्ट का हो जाएगा। अभी इस के को भूल जाओगे, एक के को भूल जाओगे इसको, तो इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। मतलब जो वैक्यूम में F0 फोर्स लग रहा है, तो दो सेम चार्ज के बीच में सेम डिस्टेंस पे मीडियम में फोर्स के पार्ट का हो जाएगा। बराबर है। अभी मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, सर्टेन डिस्टेंस पे है, डेफिनेट आर डिस्टेंस मान लो, और उनके बीच में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन वैक्यूम में। अभी मैंने वहां पे वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया किसी मीडियम से जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम यहां पे रखेंगे 100 जो वैक्यूम का फोर्स है अपॉन 5, मतलब कितना फोर्स हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट का हो जाएगा, मतलब 100/5 20 न्यूटन हो जाएगा। तो जो दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में 100 लग रहा था, उतने ही डिस्टेंस पे उनके बीच में वैक्यूम मीडियम में 20 न्यूटन लगेगा। बराबर है। चलो दूसरी चीज सुनो, मान लो कि दो चार्ज है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन। मैं दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखता हूं, लेकिन बीच में एक कॉपर की प्लेट लगा देता हूं, कोई भी मेटल प्लेट लगा देंगे। भाई मेटल प्लेट लगा देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहां से बोल सकते हो। तो देखो वैक्यूम में तो कुछ फोर्स लग रहा था F0, के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में फोर्स के पार्ट का हो जाएगा, लेकिन हमने तो बीच में कौन रखा, कॉपर प्लेट रखी। भाई कॉपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मेटल का क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब आपका फोर्स इनफाइनाइट पार्ट का हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया यहां तक। तो क्या पढ़े, आपके दिमाग में यह सेट होना चाहिए, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दो चार्जेस Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस, उनके बीच का जो फोर्स है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन दूर किया तो के आया, उसकी वैल्यू हमको क्लियर होनी चाहिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एक्चुअली में यहां पे मीडियम नहीं था, तो हमने क्या बोला कि भाई जो के है वो किसकी जगह पे लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना लंबा लंबा लिखने की जगह पे हमने एक वैल्यू ले ली इसकी, इतनी वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यू है पर्टिकुलर किसके लिए है, तो याद रखो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। किसकी है, परमिटिविटी वैक्यूम की। यहां पर जो कोई मीडियम चेंज हो जाएगा तो परमिटिविटी वैक्यूम की नहीं होगी, किसी और मीडियम की होगी। लेकिन वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू याद रखो कितनी है, परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻²⁰ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये के है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन लगाया उसका यूनिट से, और हमने परमिटिविटी एप्सिलॉन ले ली और वैक्यूम में फोर्स बोला F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ के की जगह पे इसको लिखा एप्सिलॉन। फिर हमने एक बोला कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वो हमने पूरा पढ़ा। कोई भी मीडियम का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, उसका जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो रिलेशन क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0। तो जैसे ये दो चार्ज
वैक्यूम में थे उसकी जगह पे मीडियम में होंगे, है ना, तो फिर उनके बीच का फोर्स लिखना है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन लिखो। लेकिन चलो इसको क्या ट्राई करते हैं, वैक्यूम की जगह पे लाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के लिख दिया तो क्या हो गया, ये जो के सिवा जो पार्ट है सारे वो सब मिला के बना रहे वैक्यूम का फोर्स। तो हमने बोला कि दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स वैक्यूम में लग रहा है के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में फोर्स के पार्ट का हो जाएगा। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वेक्टर फॉर्म, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी जीएसईबी के हिसाब से, जीएसईबी के हिसाब से 2 मार्क्स की मोस्ट आईएमपी थियरी। एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। याद रखो कूलम्स लॉ का हमको कौन सा फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म। भाई हमको पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होती है। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड कितना वो तो हमको मिल गया बच्चों, ये रहा, है ना, मैग्नीट्यूड तो रहा, लेकिन डायरेक्शन कहां पर है तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे अभी, बराबर है। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो अभी ये थियोरी में आपको थियोरी लिखना सिखाता हूं। जो बोर्ड होता है उसमें थियोरी लिखनी तो पड़ेगी ना, तो मैं आपको थियोरी कैसे लिखनी है वो समझा रहा हूं। याद रखो सबसे पहले हम लॉ लिखेंगे, है ना, तो यहां पे लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू stationary point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। याद रखो क्या लिखा हमने, the electric force acting between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो हमने आगे जो पढ़ा हम ये लिखेंगे। चलो ये हमने क्या लिखा, उसका लॉ लिख दिया। अभी ध्यान रखो थियरी कैसे बनाते हैं। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, इसको y बोल देंगे, यहाँ पे x बोल देंगे। एक जो चार्ज है उसका नाम हमने दे दिया q1 और दूसरा एक चार्ज है जिसका हमने नाम दे दिया q2। इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r1 और इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं कितना, r2। सही है, पक्का, ओके। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, भाई ये दोनों को पॉजिटिव पकड़ के चलना है, ये दोनों चार्जेस को हमको क्या पकड़ के चलना है, पॉजिटिव पकड़ के चलना है। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो यहाँ पे फोर्स कहां पे लगेगा, भाई इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में होगा। ये कौन सा फोर्स है, भाई ये Q1 पे लगने वाला फोर्स है। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो ये 1 पे 2 का फोर्स है, Q1 पे Q2 का फोर्स है। और सिमिलरली आप ये डायरेक्शन में देखोगे तो ये कौन सा फोर्स है, Q2 पे Q1 का फोर्स है। तो इसको आप लिख सकते हो F12 और इसको बोल सकते हो F21। क्लियर हो गया। तो अभी थियरी कैसे लिखेंगे, भाई थियरी कैसे लिखेंगे, डाइवर्जन देखना कैसे आ रहा है वो, डाइवर्जन देखना कैसे आ रहा है वो, यहां से ये लिखो। नाउ कंसीडर 2 point charges Q1 and
Q2 and their position vectors are R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ऐसा तो आप लिख ही सकते हो। देखो, थियरी बनानी पड़ती है, रटनी नहीं होती। अक्सर सभी क्लासेस में, स्पेशली फॉर जीएसईबी वाले स्टूडेंट के लिए, जो थियरी है वो लिखने की होती है और बच्चे को रटाते हैं, बोलते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट लिखो तभी मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। अब सारे पॉइंट कवर कर लो तो मार्क्स मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट तो खुद जिसने टेक्स्ट बुक बनाई है वो भी नहीं लिख पाएगा, बरोबर है, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर कर लो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमने क्या बोला, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। नाउ यहां पे लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 is given by। चलो तो हम आगे चलते हैं। भाई क्या फोर्स लग रहा है, तो किस पे किसका फोर्स, 1 पे 2 का फोर्स। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, भाई मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ये लेंगे। ये हमने कौन सा फोर्स कंसिडर किया, 1 पे 2 का फोर्स, तो ये वाला फोर्स। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे आएगा, फोर्स का ये फोर्स का वेक्टर ऐसे आएगा। तो ये वेक्टर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसका हेड है उसमें से टेल माइनस करो। तो R12 क्या होगा आपका, R1 में से R2 माइनस करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि Q1 पे फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो आपका ये R1 है, ये R2 है, तो ये वेक्टर होगा, हेड में से टेल माइनस करेंगे तो R1 माइनस R2। सो R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। क्लियर हो गया। तो यहां पर किसके बीच के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, और बाजू में रख देंगे यूनिट वेक्टर। समझ सकते हो। तो यहां पे हमने क्या लिखा यहां पे, the electric force acting on charge Q1 due to charge Q2 is given by this formula। 1 पे 2 का चार्ज, ये कौन, इसका मैग्नीट्यूड कितना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। हियर हु इज R12, by R12 is a unit vector in the direction फ्रॉम, कहां से कहां पे, Q2 टू Q1। क्योंकि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, भाई फोर्स आपका जो लग रहा है वो 2 से 1 की डायरेक्शन में लग रहा है, 2 से 1 की डायरेक्शन में, सही है। तो इसलिए हमने लिखा Q2 टू Q1, ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन यूनिट वेक्टर हमेशा कैसे मिल रहा है हमको, भाई यूनिट वेक्टर मिल रहा है, कोई भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, कोई भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। और हमको पता है कि ये कौन है भाई साहब, ये तो R1 माइनस R2 है, और नीचे कौन है, तो R12 का मैग्नीट्यूड है, पता चला। देयरफॉर चलो इसको ठीक से लिखे, तो F12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहां पे R12 का स्क्वायर, और यहां पे यूनिट वेक्टर की जगह पे जो वेक्टर फॉर्म में लिखना है ये फॉर्म में, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये है आपका वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन R12। तो इसको ठीक से कर दे, तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये दोनों का प्रोडक्ट होके R12 का क्यूब हो जाएगा, और यहां पे R1 माइनस R2 हो जाएगा। देखो ये क्लियर हो गया, क्लियर। और आगे बोल रहे हैं सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। चलो यहां पे लिखना है तो क्या बोल सकते हो भाई, किस पे किसका फोर्स, 2 पे
वन का फोर्स, तो क्या होगा भाई, सेम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर से लिखेंगे तो क्या होगा Q1 Q2, लेकिन नीचे क्या होगा 1 2 नहीं 2 1 का क्यूब, और यहां पे लिखेंगे R2 माइनस R1। जैसे ये R1 माइनस R2 था, वहां पे R2 माइनस R1 हो जाएगा। लेकिन हम इसको बच्चा पता है क्या बोल सकते हैं, ये आपका -F12 है। भाई देखो तो ये R1 माइनस R2 है, ये R2 माइनस R1 है। कोई बोलेगा सर ये तो डिस्टेंस है भाई, A से 2 का डिस्टेंस या 2 से A का डिस्टेंस, तो वो तो स्केलर फॉर्म है, तो डिस्टेंस सेम है, लेकिन वेक्टर सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हमने बोला कि ये म्यूचुअली इंटरेक्टिव फोर्सेस है, जितना 2 1 पे लगाएगा उतना 1 2 पे लगाएगा, सिर्फ उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होगी। तो आप यहां पे देखो 2 मार्क्स की थियरी क्या लिखना है, सिंपल। हमने सबसे पहले लॉ लिखा, एक फिगर ड्रॉ की, जो फिगर में है हमने बता दिया। तो 1 पे 2 का फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय, ये रहा, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कौन सी, तो हमने बोला भाई 2 फोर्स लगा रहा है 1 को, और एट रिपल्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ होगी, 2 से 1। तो ये यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 Q1। हमने रिप्लेस कर दी सारी वैल्यू, और फिर 2 पे 1 का फोर्स, तो वो भी हमने यहां पे लिख दिया। इतना लिखोगे तो आपके 2 मार्क्स कोई भी कट नहीं कर पाएगा, पक्का, बराबर है। लेकिन आप ये नहीं लिखोगे तो आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बिना लिखे मार्क देगा? नहीं भाई, लिखना तो पड़ेगा ना, थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में, बराबर है। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भाई हम मान लेते हैं, अभी हमने कूलम्स लॉ जो पढ़ा, भाई कूलम लॉ किसके लिए था? सिर्फ 2 चार्ज के लिए, सिर्फ 2 चार्जेस थे, 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस थे। लेकिन मान लो कि मीडियम में 1 से ज्यादा चार्ज है, 2 से ज्यादा है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 चार्जेस इन अ मीडियम। भाई मीडियम में 2 से ज्यादा चार्ज है, तो क्या होगा? चलो एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। आपका ये है Q1, ये है Q2 चार्ज, और सपोज इसको मान लो ये है आपका Q2 चार्ज, और यहां पे जो है उसको Q3 मान लो। 3 चार्ज है, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? भाई इस पे आपका एक ये भी लगाएगा रिपल्शन, ये कौन सा फोर्स? 2 पे 1 का फोर्स। और ये कौन? 3 वाला इस पे लगाएगा, तो ये आएगा 2 पे 3 का फोर्स, सही है। तो Q2 पे, भाई Q2 पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है? नहीं, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे? Q2 का फाइनल फोर्स चाहिए हमको, रिजल्टेंट फोर्स। अरे सिंपल यार, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हमको एक से ज्यादा फोर्स होंगे, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सबका क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम, बराबर है। तो चलो इसको भी ठीक से प्रॉपर में कैसे लिखते हैं वो शो कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे when 2 or more than 2 forces act on a charge, रिजल्टेंट कुलम्बियन फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी को बोल सकते हो कुलम्बियन फोर्स, याद रखो। कुलम भाई ने इसको फाइंड किया था, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम बोलेंगे कुलम्बियन फोर्स। तो हमने क्या बोला? व्हेन 2 और मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट ऑन अ चार्ज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑन गिवन चार्ज। याद रखो। तो हमने अभी बोला कि भाई मैंने अभी फिगर ड्रॉ की थी कि 2 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा था? 1 भी लगा रहा था, 3 भी लगा रहा है।
तो सिर्फ 1 होता तो कितना फोर्स लगाता, सिर्फ 3 होता तो कितना फोर्स लगाता 2 पे। तो जो भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में जो फोर्स होगा उसी का हम वेक्टर सम कर लेंगे। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर? तो हमने क्या ये लिखा, ध्यान रखो इसको, कि व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ चार्ज, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑन अ गिवन चार्ज। क्लियर? उसको भी यहां पे देखते हैं। चलो यहां पे एग्जांपल सेट करते हैं। भाई एक Q1 चार्ज है, यहां पर पकड़ के चलता है, इसको एक Q2 चार्ज है, और यहां पे पकड़ के चलता है, इसका नाम है Q3 चार्ज। इसका पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं R1, इसका पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं R2, और इसका पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं R3, किसी मीडियम के रिस्पेक्ट, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे एक फोर्स लगा, ये वाला, ये कौन सा फोर्स है, 2 पे 1 का फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, 2 पे 3 का फोर्स। सभी चार्जेस को हमको पॉजिटिव पकड़ के चलना है। तो मुझको चाहिए 2 का कौन सा, 2 का कौन सा फोर्स चाहिए, ये 2 का कौन सा फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। तो चलो फिर से यहां पे थियरी लेके चलते हैं कि कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस, कौन से Q1, Q2 एंड Q3, एंड their पोजीशन वेक्टर्स कौन कौन भाई, R1, R2 एंड R3। हमको यहां पे फाइंड करना है किस पे फोर्स, 2 पे फोर्स। तो हम यहां पे लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2। चलो Q2 पे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो उसको हम F2 बोल देते हैं। तो भाई F2 क्या होगा, बट F2 मतलब 2 का रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन 2 पे कौन कौन लगा रहा है, भाई 2 पे 1 भी लगा रहा है, 2 पे 3 भी लगा रहा है। तो जितने इंडिपेंडेंट है वो सबका हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो F12 प्लस F21 प्लस F23। क्लियर हो गया? अभी इसको कौन से फॉर्म में लिखना है वो तो आपने अभी सीखा, यही फॉर्म में लिखना है आपको। ये जो वेक्टर फॉर्म आपने बताया वही ये फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, तो यहां पर F2 इज इक्वल टू, चलो 2 और 1 के बीच का फोर्स तो क्या लिख सकते हैं, K मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 मतलब Q2 Q1 मैंने लिखा। यहां पे हो जाएगा 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस और 2 1 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली ये फोर्स बोलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलेंगे, Q2 Q3, नीचे डिस्टेंस भी 2 3 के बीच का आएगा और यूनिट वेक्टर भी 2 3 आएगा। सही है, सही है। चलो यहां से Q2 कॉमन ले ले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाकी कौन रहा यहां पे Q1, यहां पे हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर, 2 1 यूनिट वेक्टर। यहां पे कौन हो जाएगा Q3, यहां पे हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर और यहां पे 2 3 यूनिट वेक्टर। अरे भाई ये सिंपल चीज है, जितने भी सारे फोर्सेस है सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, बात खत्म हो गई है ना। तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हो सबका आपको इंडिपेंडेंट फॉर्म फाइंड करना, इंडिपेंडेंट फोर्स फाइंड करना है, फिर सबका वेक्टर सम कर देना है, तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर हो गया? इसमें और डिटेल में नहीं जाते, इसको मैं मोस्ट आईएमपी तो नहीं लिख रहा हूं, मोस्ट आईएमपी तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी आईएमपी लिख रहा हूं। कोई लिख दे तो आपको आना चाहिए, बरोबर है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा और उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है वो पढ़ा। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, नाउ एक्सरसाइज। अब इसके अकॉर्डिंग टू हम न्यूमेरिकल गिनेंगे। टेक्स्ट बुक में इसके जो एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स है वो हम गिनेंगे 1 बाय 1। चलो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁻7 coulomb and 3 into 10⁻⁷ coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो भाई यहां पे आपको दो चार्ज दिए हैं। Q1 चार्ज कितना है, 2 into 10⁻⁻7 coulomb। Q2 चार्ज क्या है, 3 into 10⁻⁷ coulomb। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर। इसको 0.3 मीटर भी बोल सकते हो, लेकिन एक आदत डालो, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा।
क्योंकि पावर सेट करने में ईज रहेगा हमको। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमको चाहिए, तो इसमें तो कोई दिमाग आपको दौड़ाना नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलो सारी वैल्यू लिखते हैं। के की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के की वैल्यू याद करो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7। और आर कितना, 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो देखो 3 ये 9 और ये 3 का स्क्वायर 9 निकल जाएगा। 2 3 जा 6, पावर सेट करते हैं, ये होगी -2 पावर, -2 ऊपर जाएगा तो 11 और ये दोनों का -14, तो 11 - 14 तो ये -3 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों कौन से है भाई, दोनों देखोगे तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स होगा। सिंपल चीज था, कुछ दिमाग दौड़ाना नहीं था, दोनों के मैग्नीट्यूड थे, डिस्टेंस थे, हमने फोर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। भाई एक चार्ज हमको दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, इसको सिंपल लिख लेते हैं 4 इंटू -7 कूलम। माइक्रो का -6 और 0.1 कवर कर लेंगे तो -7। एंड अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस मच। भाई इसका वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही लेंगे, बराबर। लिखता भले यहाँ पे हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेशन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। -8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और वो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी आपको दिया है 0.2 न्यूटन। पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, दोनों के चार्ज थे, डिस्टेंस था, फोर्स फाइंड करना था। यहाँ पे दोनों के चार्ज है, फोर्स है, और पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। ओके भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन F इज इक्वल टू कौन सा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देंगे तो के Q1 Q2 अपॉन F। के कौन बच्चों, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कौन, तो आपके पास है 4 इंटू 10⁻⁻7। Q2 कौन, -8 है, लेकिन हम वैल्यू चाहिए तो मैं सिर्फ उसको 8 ही लूंगा। और यहां पे आपका जो फोर्स है, फोर्स कितना है भाई, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, 0.2। सही है। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा ना, हाँ 20 हो जाएगा, 160 1440 आएगा, ये 1440 इंटू यहाँ पे 5 और ये -14, तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। देखो ये तो आपको आर स्क्वायर मिला, ये क्या मिला, आर स्क्वायर मिला, है ना। तो यहां पर आपको तो आर फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ले ले, लेकिन स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो पावर है वो ऑड है। स्क्वायर रूट के लिए इवन पावर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, 0 इसको दे देता हूं, तो आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। हाँ अभी तक मैंने स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर रूट नहीं लिया है, अभी स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 12 और ये हो गया 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे आर आपको मिल जाएगा, 2 पॉइंट कवर कर लोगे तो 0.12 मीटर, या तो उसको 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 12 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। चलो आगे, उसमें दूसरा भी कुछ पूछा है हमको, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। भाई आपको यहां पर क्या दिया था, 1 पे 2 का फोर्स था, तो यहां पर हमको क्या पूछा है, बट 2 पे 1 का फोर्स। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो हमको यही पता है कि भाई ये जो फोर्स है 2 1, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F12 के मैग्नीट्यूड का जितना ही होगा, और ये फोर्स भी 0.2 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली इंटरेक्टेड फोर्स है, मतलब जितना 1 2 पे लगाएगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट, 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम,
QC 2 microcoulomb, QD -5 microcoulomb are located at corners of square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? चलो ये सारी वैल्यूज दी है, हम यहाँ पे स्क्वायर पकड़ के चलते हैं। ये अपना एक स्क्वायर है, नाम दे देते हैं इसका A, B, C और D। यहाँ पे कितना चार्ज है भाई? यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ पे कितना चार्ज है भाई? यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। और क्या बोला है? व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। भाई इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है, ये इसका सेंटर है, और हमने यहाँ पे O पॉइंट पे एक चार्ज रखा है जिसका नाम है 1 माइक्रोकूलम। इसका नाम क्या है? 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर चार्ज रखा है। इस पे फोर्स कितना होगा? चलो देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। भाई इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? इस पे एक A लगाएगा, B, C, D, जितने चार्जेस है सब लगाएंगे फोर्स। तो यहाँ पर ये कौन है? पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम। ये कौन है? 1 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव, मतलब ये इसको रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन में आपको फोर्स कौन सा मिलने वाला है? O पे A का फोर्स। ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स मिला? O पे A का फोर्स। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब B क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये जो फोर्स लगेगा वो O पे B का फोर्स होगा। C पॉजिटिव है +2 और ये भी पॉजिटिव, तो C इस पे रिपेल्शन लगाएगा तो ये डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा O पे C का फोर्स। और फिर से ये नेगेटिव जो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन में इसका फोर्स आ जाएगा O पे D का फोर्स। क्लियर हो गए? तो सारे फोर्सेस मैंने बता दिए, लेकिन हम यहां पे लिखेंगे क्या भाई? हियर O पे A का फोर्स इज इक्वल टू O पे C का फोर्स। भाई जितना फोर्स O पे A लगा रहा है उतना ही फोर्स C लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल है, उसका हाफ, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस भी सेम है और इनके चार्जेस भी सेम है। ये 2, ये भी 2, और दोनों मिलके 1 पे लगा रहा है, मतलब दोनों के फोर्सेस सेम होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और सिमिलरली O पे B का फोर्स इज इक्वल टू -O पे D का फोर्स। O पे B का फोर्स इज इक्वल टू O पे D का फोर्स। ये भी दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, resultant force on charge 1 microcoulomb on point O। चलो O पे जो 1 माइक्रोकूलम है उस पे फोर्स कितना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या भाई? O पे जो है उसका फोर्स, भाई O पे जो है उस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक AB लगा रहा है, BB लगा रहा है, CB लगा रहा है और DB लगा रहा है, सब मिलके उस पे फोर्स लगा रहा है। इस पे ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी सब लगाएंगे, लेकिन इसको रिप्लेस कर दे। चलो भाई इसकी जगह पे तो मैं लिख सकता हूं -OC, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -OD, हमने आगे लिखा, प्लस ये हो गया +OC, ये हो गया +OD, तो ये आपका आ गया आंसर 0 वेक्टर। तो भाई इस पे जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। आपको क्या लगता है ये न्यूमेरिकल टेस्ट के लिए, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए था? क्या बोर्ड में ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा? नहीं भाई, ये तो MCQ है, समझ लो। बरोबर है, सामने आपने सेम रख दिए तो ऑब्वियसली जो बीच में है उस पर फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट में सेम फोर्स लगाएंगे। क्लियर? आगे जाते हैं। एग्जाम्पल 4, इतना पहले सेव कर ले बच्चों, इतना पहले सेव कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा होता नहीं है, कब आए कब जाए कुछ बोल नहीं सकते। चलो तो यहां पर क्या है? अ चार्ज मेटालिक स्फीयर A इज सस्पेंडेड बाय नाइलॉन थ्रेड। ये जो A स्फीयर है उसको एक नाइलॉन थ्रेड से सस्पेंड किया है। अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर B हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, इसको एक इंसुलेटिंग हैंडल से टच किया है।
is brought close to a such that the distance between their corners is 10 सेंटीमीटर। भाई ये दोनों के कॉर्नर का सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर as shown in figure। the resultant repulsion of A is noted, okay, yes, noted। उनके बीच का फोर्स इनिशियल में कुछ होगा, हम उसको मान लेंगे F। sphere A and B are touched by uncharged, याद रखना, uncharged spheres C and D respectively as shown in figure। what is expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law, where A and C and sphere B and D have identical size। A और C सेम है, B और D सेम है। ignore the sizes of A and B in comparison of the separation between their centers। हाँ, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे पहले देखो भाई आपने बाद में उसको 5 सेंटीमीटर पे रख दिया। पूरी सिचुएशन क्या है, चलो मैं समझाता हूं। हम यहाँ पे मान लेंगे भाई इस पे इनिशियल चार्ज था सपोज QA। ए स्फीयर जो नायलॉन थ्रेड से लटकाया था उस पे इनिशियल चार्ज ले लो QA। जो बी चाहे उस पे इनिशियल चार्ज ले लो QB, और ये दोनों के बीच का इनिशियल जो डिस्टेंस है उसको बोल दो R। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट QA एंड QB आर इनिशियल चार्जेस ऑन स्फीयर्स A एंड B। भाई A और B चार्ज पे इनिशियल चार्ज क्या है, QA QB, एंड R be the distance between them, distance between them। so initial force, by initial force लिखेंगे, चलो इनिशियल फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब यहाँ पे QA QB लिया है, ये इनिशियल फोर्स है। अभी क्या हो रहा है बच्चों, अभी आपने क्या किया, जो A था उसको किसी C के साथ टच करवाया, जो C पहले अनचार्ज था, C पे पहले से कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसकी साइज आइडेंटिकल है A से। तो याद रखो जब इसका QA था इसके पास 0 था, लेकिन आपने जब टच करवाया तो इसके पास क्या रहेगा बच्चों, इसके पास रहेगा QA/2 और इसके पास भी रहेगा QA/2, दोनों पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। और सिमिलरली बी को भी आपने उसके जैसे ही किसी डी स्फीयर के साथ टच करवाया तो इस पे चार्ज अभी आफ्टर सेपरेशन क्या रहेगा, QB/2, और इस पे भी क्या रहेगा, QB/2। और फिर ये दोनों को आपने सेपरेट कर दिया और A और B स्फीयर्स को आपने पहले डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था उसकी जगह पे आपने नया डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दिया। अभी इसका चार्ज क्या है, QA/2, इस पे चार्ज कितना है, QB/2, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले से क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर हुआ? तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ आफ्टर कॉन्टैक्ट with spheres C and D, final charge on A and B R। चलो A और B स्फीयर पे फाइनल चार्ज क्या रहेगा, भाई A पे जो चार्ज था पहले उसका हाफ हो गया, B पे जो चार्ज था उसका भी हाफ हो गया, एंड फाइनल डिस्टेंस हम R' ले लेंगे तो वो भी R/2 है। सो न्यू फोर्स, भाई न्यू फोर्स बोल देंगे तो क्या होगा, न्यू फोर्स F' बोलूं तो मैं यहां पे लिख दूं K QA' QB' अपॉन R' का स्क्वायर, है ना। यहां पर देख लो ये फॉर्मूला था उसी का फॉर्मूला, लेकिन ये पहले था इनिशियल, जब हमने कांटेक्ट करवाया तो चार्ज चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, तो नया फोर्स ये हो जाएगा। सो F' इज इक्वल टू K, QA की जगह पे लिख सकते हैं QA/2, QB की जगह पे लिख सकते हैं QB/2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर। देखो ऊपर 2 2 4, नीचे 4 निकल जाएगा, तो ये QA QB
और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सा फोर्स है भाई? ये तो पहले वाला फोर्स ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि दोनों के बीच में जो फोर्स था वो पहले अभी चेंज नहीं होगा। पहले जो फोर्स था वो चेंज नहीं होगा, पहले जितना ही रहेगा। हाँ, हमने यहाँ पे डिस्टेंस चेंज ना किया होता, सपोज हमने डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, उसको 10 ही रखा होता, तो आपका फोर्स F/4 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी हाफ कर दिया है, चार्ज हाफ हो गए तो हमने डिस्टेंस भी हाफ कर दिया है। ये फिगर में देख सकते हो आप, पहले 10 था अभी 5 है, इसीलिए फोर्स सेम का सेम रहा। क्लियर हुआ हर एक बच्चे को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में। हाँ, एक्सरसाइज 12, अभी सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। Two insulated charge copper sphere A and B have their center separated by distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is this much? Radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. भाई यहाँ पे चलो A देखते हैं। आपके पास दो स्फीयर थे, एक ये वाला स्फीयर, ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं लेकिन मैं करता हूं यहाँ पे, और दूसरा B। ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी शायद आपको दिया होगा। कितना डिस्टेंस दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो इस पे जो चार्ज था उसको मैं बोल देता हूं QA, इस पे जो चार्ज था उसको मैं QB बोल देता हूं, और दोनों चार्ज सेम है, Q बोल देता हूं। भाई इस पे भी Q चार्ज था, इस पे भी Q चार्ज था, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे 0.5 मीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है? रिपल्शन फोर्स। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स बिटवीन स्फीयर्स। चलो यहां पे लिखेंगे F इज इक्वल टू K QA QB अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो यहां पर K, भाई ए आपका K है, Q है, ये भी Q है, तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं। K कौन? 9 इंटू 10⁹, Q कौन? 6.5 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर, और डिस्टेंस यहां पे ले ले तो इसको 0.5 बोल सकते हो, तो 0.5 का स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, तो क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 0.25, क्या हो रहा है? ये हो रहा है 1521, और पावर क्या हो रही है भाई? पावर यहाँ पे -14 और 5, तो ये 10⁻⁻5 न्यूटन आएगा। तो इनिशियल फोर्स हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, दोनों के बीच में इनिशियल फोर्स क्या होगा? तो भाई इनिशियल फोर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे 3 पॉइंट कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। देखो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कवर कर लिए, 1 2 3, तो 1.52 इंटू 10⁻⁻, ये लिखा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी क्या बोला है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल? भाई हर एक स्फीयर पे हमने चार्ज डबल कर दिया, और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दिया। तो अभी भी बोलेंगे व्हेन QA, भाई QA को हमने 2Q कर दिया, जो चार्ज इस पे Q था उसको हमने 2Q कर दिया, जो B का चार्ज था उसको भी हमने डबल कर दिया, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हमने हाफ कर दिया, है ना। तो न्यू फोर्स, भाई न्यू फोर्स लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? F डैश इज इक्वल टू K QA QB अपॉन डिस्टेंस ले लेंगे R डैश का स्क्वायर। तो चलो यहां पे लिखे F डैश इज इक्वल टू K को K ही रखो। ये आपका कौन? चार्ज आपने डबल कर दिया, नहीं भाई चार्ज आपने डबल कर दिया, तो चार्ज आपने 2Q कर दिया, इसको भी आपने 2Q कर दिया, और ये डिस्टेंस आपने हाफ कर दिया। तो F डैश इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये 4 ऊपर आएगा तो ऊपर हो जाएगा कि 16 हो जाएगा, और Q मतलब KQ स्क्वायर, और ये R स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि जो पहले आपका फोर्स था वो यही था,
तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस क्या कर सकते हैं भाई, ये सब वैल्यू रखी तो हमको यही मिला था, तो इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं ये सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे 16 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वैसे तो 24 आएगा, 24.32 जैसा कुछ आएगा, 16 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1.52, 34.20, 24.32 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो आपका ये फोर्स, नया वाला फोर्स हो जाएगा 0.24 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 0.24 न्यूटन। क्लियर हुआ बच्चों? पक्का? तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, बराबर है। याद रखो यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसकी अलग से वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, एक बार तो आपने फाइंड कर लिया तो फिर इसी वैल्यू को वहां पे रिपीट करेंगे, बरोबर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 12A है, एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में से निकल चुका है, लेकिन मैंने उसको नहीं निकाला है, जो हमने अभी जो इसके आगे वाला पढ़ा ये वाला उसी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने नहीं निकाला। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। भाई 1.12 में जो दो स्फीयर्स थे उसकी सेम साइज थी। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट, ए के साथ कॉन्टेक्ट करवाया, एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकेंड, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। यहां पे क्या बोला है समझ लो भाई, यहां पे ये बोला है कि आपका ए जो स्फीयर था उस पे हमने चार्ज क्यू लिया था, जो बी था उस पे भी हमने चार्ज क्यू लिया था। जब उनके बीच का डिस्टेंस आर था तो उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स कितना था? तो इतना था। अभी हमने क्या किया, ये जो ए है उसको पहले सी एक और स्फीयर है आइडेंटिकल है, इनके साथ लाएंगे, इसको ये दोनों को कांटेक्ट करवा दिया तो इस पे चार्ज q/2 हो जाएगा, इस पे चार्ज q/2 हो जाएगा, और फिर ए को सेपरेट करके यहां पे रख देंगे। भाई आपका जो ए है वो ये रहा q/2। आपने क्या किया, जो आपका सी स्फीयर था उसको, जो अनचार्ज था, इस पे इनिशियली चार्ज नहीं था, लेकिन जो ये सी था जिसपे इनिशियली 0 चार्ज था, फिर आपने ये दोनों का कांटेक्ट करवाया तो ये दोनों का टोटल चार्ज q + 0 q, दोनों पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने ए को सी से सेपरेट करके अलग रख दिया। अभी ये जो सी बचा, ये सी को इसके साथ कांटेक्ट करवाओगे, सी को आप किसके साथ कांटेक्ट करवाओगे? ये सी वाला और ये बी वाला। तो ये इसको जब यहां से सेपरेट करके इसके साथ टच करवाओगे तो इसका चार्ज था q/2, इसका q, तो यहां पे q + q/2, तो टोटल ये दोनों का मिलके चार्ज हो जाएगा 3q/2। और फिर जब सेपरेट करोगे तो इस पे भी 3q/4 रहा, इस पे भी 3q/4 रहा, और फिर ये जो b बचा उसको हम वापस ले जाके यहां पे रख देंगे, यहां पे सेम डिस्टेंस पे, पहले जितना डिस्टेंस था उसी डिस्टेंस पे रखेंगे, लेकिन आपका जो b है उसका चार्ज कितना होगा? 3q/4। डिस्टेंस नहीं चेंज करना है, तो अभी नया फोर्स क्या होगा भाई? चलो फिर से न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू K, Q1 Q2, एक का चार्ज है q/2, दूसरे का चार्ज है 3q/4, और डिस्टेंस वही लेना है। तो यहां पे लिख सकते हो F डैश इज इक्वल टू 3/8 KQQ, मतलब KQ² अपॉन r²। लेकिन ये फोर्स कितना? ये फोर्स है इतना, है ना, तो इसी को रख देंगे वहां पे। तो यहाँ पे 3/8 और ये हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सही है बच्चों? तो चलो कर लेते हैं इसको, रास्ते में अभी आ रहा है तो उसको कर ही लेंगे, डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया 0.57 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। इसको और ठीक लिखना है तो ये लिख सकते हो 5.7 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। सही हो गया? पक्का? ये निकल चुका है, फिर भी इजी है, मैंने करवा दिया। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको इजीली सॉल्व करने होंगे, बरोबर है, कुछ नहीं है ये। चलो नेक्स्ट जाएंगे, क्या है? हाँ, एग्जाम्पल फिफ्थ, पढ़ो ध्यान से क्या बोला है।
Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L दी गई है, उसके हर एक वर्टेक्स पे A, B या C पे सेम मैग्नीट्यूड के Q, Q, Q वाले तीन चार्ज रखे हुए हैं. What is the force on a charge Q with the same sign? सब पॉजिटिव पकड़ के चलो. जिन जो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, जो ये नेगेटिव तो ये बीच वाला भी नेगेटिव है. प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर. भाई ये एज शोन इन फिगर बोला है, मैं इस फिगर को ही निकाल देता हूं. मुझको ये फिगर कोई काम की नहीं लगती तो मैं इसको निकाल देता हूं, इसका मुझको कोई जरूरत नहीं है. चल निकल जा भाई. चल मैं अलग से फिगर ड्रॉ कर देता हूं. मैं अलग से फिगर ड्रॉ कर देता हूं. देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया. यहां पे मैंने क्या ले लिया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी, है ना. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी. इसके हर एक वर्टेक्स पे क्यू चार्ज और यहां पर भी क्यू चार्ज, सब पे क्यू चार्ज है. इसका जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड ये रहा. सेंट्रॉइड हमको पता है इक्विलेटरल के लिए सभी वर्टेसिस से उसका डिस्टेंस सेम होगा. सभी वर्टेसिस से उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. चलेगा, चलो ना भाई. हाँ, अभी हम देखते हैं. चलो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं. ये एक्स डायरेक्शन और ये एक वाई डायरेक्शन. सही है. अभी जो फोर्स लगने वाले हैं उसकी बात करेंगे. फोर्स लगने वाले हैं भाई. यहां पर आपने क्या किया? यहां पर ये मैं थोड़ा पीछे खींच लेता हूं, इसको ऐसे खींच लेता हूं. ये उसका सेंट्रॉइड है जिसको हम बोल देंगे कौन बोल देंगे इसको बच्चों? ओ बोल देंगे. और यहां पे हमने कौन सा चार्ज रखा? भाई यहां पे हमने क्यू चार्ज रखा. कितना चार्ज रखा? क्यू. ये सब जगह पे क्यू 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 चार्ज है और हमने सेंटर जो है ओ, सेंट्रॉइड ओ, वहां पे क्यू चार्ज रखा है ना. तो यहां से हमको इस पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है. तो एक सिंपल, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ओ पे जो चार्ज है, ओ पे जो चार्ज है क्यू, इस पे ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा, बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा. चलो ए ने कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया? भाई ए ने जो फोर्स लगाया वो रिपल्शन होगा. सभी को पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं. तो ए ने फोर्स लगाया नीचे की डायरेक्शन में. ये कौन सा फोर्स लगा? ओ पे ए का फोर्स. यहां से ये कौन सा फोर्स लगेगा? भाई ये फोर्स होगा ओ पे बी का फोर्स. ये इसको रिपेल ये डायरेक्शन में करेगा. और यहां से ये जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? ओ पे सी का फोर्स होगा. और आप ज्योमेट्री ऑफ फिगर से देख सकते हो कि ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी आपका 30 डिग्री होगा. ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, है ना. क्लियर होना चाहिए. तो यहां पर फोर्स किस पे लग रहा है? भाई ओ पे लग रहा है. तो हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है. तो मैं यहां पे लिखो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q kept at point O. जो O पे रखा हुआ है Q चार्ज, उसका रिजल्टेंट फोर्स. तो हम यहां पे लिख सकते हैं O पे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू O पे A का फोर्स प्लस O पे B का फोर्स प्लस O पे C का फोर्स. सभी मिलके फोर्स लगा रहा है. अभी हमने जो न्यूटन फॉर्मूला सीखा वेक्टर फॉर्म, उससे लिखते चलो. फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ओ ए का यूनिट वेक्टर. हमने लिखा था. ये कहां से आया भाई? ये कहां से आया? कहां से 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 कहां से? ये रहा वेक्टर फॉर्म. कहां पर है? कहां पर है बच्चों वेक्टर फॉर्म? कहां पर है वेक्टर फॉर्म? तो ये रहा, ये वाला, ये रहा फॉर्म. Q1 Q2 R12 का स्क्वायर 12, है ना. तो यही में आ जाएगा वो. हाँ, तो देखो यहां पर तो इस पे फोर्स लगा. सेम बी कितना फोर्स लगाएगा? K Q Q अपॉन उनका डिस्टेंस OB का स्क्वायर, OB की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर. यहां पे लिखेंगे K Q Q अपॉन OC का स्क्वायर, OC की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर. तो हमको यहां पे देख रहा है कि सब में K Q Q K Q Q कॉमन है
और ये डिस्टेंस भी देखने जाएंगे तो मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ हियर ओ से ए का डिस्टेंस ले लो, या ओ से बी का डिस्टेंस ले लो, या ओ से सी का डिस्टेंस ले लो। ये डिस्टेंस क्या होगा भाई? ये डिस्टेंस आर होगा, जो होगा L/√3 जितना होगा शायद। आप पकड़ के चलो बच्चों कि ये डिस्टेंस कितना है, L/2। ये आप 30 डिग्री कंसीडर करते हो, मुझको जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखता हूं, लेकिन चलेगा। आप यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज करके ले सकते हो भाई। ये डिस्टेंस आपको करना है टोटल, है ना, यहां से ये पक्का। तो हर एक वर्टाइसिस से ये डिस्टेंस करना है, तो आपको ये पता है L/2 इतना डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो आप क्या लिख सकते हो भाई? एडजेसेंट साइड मतलब cos 30 डिग्री होगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट मतलब L/2, और इसको मैं x बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 L/2x। 2 निकल गया तो x क्या आ जाएगा, L/√3। याद रखो हर एक वर्टाइसिस से ये डिस्टेंस, उसकी जो लेंथ होती है उसका √3 पार्ट होता है। तो सब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी तो सेम है, ये डिस्टेंस भी तो सेम है। मैं उनको L/√3 नहीं लिखूंगा, मैं उनको R ही लिखूंगा, चलेगा सबके लिए सीमा। लेकिन मेन ये है कि मुझको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर अभी आपको पता होना चाहिए भाई। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है cos थीटा साइन थीटा। यूनिट वेक्टर कौन होता है? cos थीटा साइन थीटा। ये कैसे? तो भाई याद करो वो दिन जब आपने सीखा होगा कि यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पे उसके यूनिट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos थीटा और साइन थीटा। यूनिट वेक्टर है तो जो उसका मैग्नीट्यूड r है, तो r cos थीटा r sin थीटा लिखते थे, लेकिन हमको तो यहां पे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैंने cos थीटा sin थीटा लिखा हर एक वेक्टर के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो कि मुझको कौन कौन से चाहिए? OA। भाई OA देखो तो OA की डायरेक्शन कौन सी है? नीचे वाली, नीचे की डायरेक्शन। तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 270 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? यहां से ये एंगल क्या होगा? 270 डिग्री होगा। ओ पे ए का फोर्स नीचे है, मतलब यहां से एंगल गिनोगे तो 270 आएगा। क्या आएगा? 270 आएगा। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिनने हैं, तो cos 270 sin 270 कर सकते हैं। cos 270 0 हो जाएगा, sin 270 -1 हो जाएगा। ये कौन किया मैंने? ROA। चलो OB लिखते हैं। OB देख लो, OB ये रहा जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos 30 sin 30। क्लियर हो गया? तो इसको लिखते हैं वैल्यू cos 30 √3/2 sin 30 1/2 हो गया। सिमिलरली OC, O से C, भाई ये वेक्टर जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहा है। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। भाई सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो -cos 30 और ये हो गया sin 30, तो यहां पे हो जाएगा -√3/2 और यहां पे 1/2। क्लियर हो गया? तो मैंने यहां पे सारे यूनिट वेक्टर लिख दिए। तो अभी यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा भाई? ये सब में से कॉमन जो है उसको बाहर ले लो। चलो KQ कॉमन है सब में, ये सब डिस्टेंस भी R ही है, तो इसको मैं R² बाहर ले लेता हूं। और यहां पे कौन रहेगा भाई? यहां पे अंदर रहेगा OA का यूनिट वेक्टर, OB का यूनिट वेक्टर, और यहां पे OC का यूनिट वेक्टर। सही है? चलो वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। अरे हाँ, तो यहां पर O पे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू KQ। R की जगह पे यहां पे L/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर यार L/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये सारे यूनिट वेक्टर्स, ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे। देख लो एक बार, ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, देख लो एक बार। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ब्रैकेट में होगा यहां पे 0 -1 प्लस √3/2 0 प्लस -√3/2। अरे यहाँ पे 0 कहां से आया? यहाँ पे होगा 1/2 प्लस √3/2 और ये 1/2। क्लियर हो गया? तो ये स्क्वायर होके ऊपर आ गया 3KQ³ अपॉन L², और यहाँ पे एडिशन करोगे तो 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस √3/2 माइनस √3/2 0, ये भी 0। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म कंसिडर करोगे तो 0 0 आ गया। तो
जो आपके सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा था उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। टोटल सबका मिला के 0 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। ऐसा ही एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 7 था। चैप्टर 7 में हमने सभी वर्टाइसिस पे m मास रखा था और सेंट्रॉइड पे कैपिटल M या 2m कुछ मास रखा था, सेम न्यूमेरिकल था, बरोबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे कंसीडर द चार्जेस q q एंड माइनस q प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, है ना, और व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हर एक चार्ज पे हमको फोर्स गिनना है। ये माइनस क्यू लिखा है, माइनस क्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, माइनस क्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, माइनस क्यू होना ही नहीं चाहिए, बरोबर है, ये माइनस क्यू नहीं होगा। ओके, तो यहां पर एक चार्ज है क्यू, यहां पे एक चार्ज क्यू, यहां पे माइनस क्यू। हमको हर एक पे चार्ज फाइंड करना है। चलो बच्चों, हम मान लेते हैं कि इसकी जो हर एक साइड है, हर एक साइड का लेंथ क्या होगा भाई, ये जो डिस्टेंस है वो भी आपका L होगा, ये भी L होगा और ये भी L होगा, सभी साइड L लेंथ की है, बरोबर। तो हम यहां पे मान ले लेट L बी द लेंथ कुछ दिया है, नहीं दिया ना, ओके, L बी द लेंथ ऑफ साइड, L बी द साइड ऑफ ट्रायंगल। भाई हमने मान लिया कि ये उसकी साइड है L, तो यहां पे लिख सकता है देयरफॉर फोर्स A और B के बीच का फोर्स, या तो B और C के बीच का फोर्स, या तो C और A के बीच का फोर्स, ये सभी फोर्सेस आप देखोगे तो सेम होंगे और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा KQ² अपॉन L²। इसी को बोल देते हैं F। देखो कोई भी दो पेयर ले लो A और B, भाई इनके चार्ज क्या है, सेम QQ। यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैंने डायरेक्शन शो नहीं किया, इसलिए भले ही ये नेगेटिव है फिर भी हम सिर्फ वैल्यू लेंगे। तो A और B के बीच का फोर्स KQ अपॉन L², B और C के बीच का फोर्स KQ अपॉन L², नेगेटिव को निग्लेक्ट कर दो। A और C के बीच का फोर्स KQ अपॉन L², तो फोर्स सबके सेम है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे हो रही है डायरेक्शन। क्या हो रही है, डायरेक्शन। चलो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, चलो देख ले यहां पे, तो पेन ये ले लेते हैं तो हमको पता चले। भाई ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए पे एक तो बी लगाएगा जो उसको रिपेल करेगा, तो ये लगा फोर्स कौन सा, ए पे बी का फोर्स, ये डायरेक्शन में। ये नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स होगा ए पे सी का फोर्स, ये डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के बीच का एंगल बनेगा 120 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर 60 बनेगा तो ये 120 बनेगा। क्लियर। सिमिलरली बी पे कौन कौन लगाएगा, भाई बी पे ए लगाएगा, तो ए बी को ये डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये किसका फोर्स, बी पे ए का फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा बी को, तो ये जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स, तो ये बी पे सी का फोर्स। ये एंगल भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। अभी सी की बात करते हैं, भाई सी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, वो भी दो लग रहे हैं, एक ए लगा रहा है दूसरा बी लगा रहा है, ये नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये जो फोर्स लगा वो हुआ सी पे ए का फोर्स, और ये जो हुआ वो हुआ सी पे बी का फोर्स, लेकिन यहां पर दोनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। तो यहां पे जितने फोर्सेस थे मैंने सबको शो कर दिया। तो हर एक पार्टिकल पे कितने फोर्स लग रहा है, हर एक पार्टिकल पे दो दो फोर्स लग रहा है। इस पे बी लगा रहा है, सी लगा रहा है, इस पे ए और सी, इस पे बी और ए लगा रहा है ना। ओके, तो अभी सबकी डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है, तो आप समझ लो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है। जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो यहां से जो होगा वो उसके बाइसेक्टर पे होगा, ये जो एंगल बना उसका बाइसेक्टर जो होगा वो डायरेक्शन में ए पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ये कौन है, ए का रिजल्टेंट फोर्स। यहां जो लगेगा वो भी उसके सिर्फ बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, तो यहां पे लगेगा वो एफ बी लगेगा फोर्स रिजल्टेंट, इसका और इसका मिला के ये डायरेक्शन में लगेगा। और सी पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा ऐसे, ये फोर्स लगा सी का रिजल्टेंट फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में होगा, ये दोनों के बाइसेक्टर पर पे, ये इसके एंगल बाइसेक्टर पे।
क्लियर। अभी मेन चीज है उसका मैग्नीट्यूड। तो भाई यहां पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चलो हम फॉर्मूला ले लेंगे F इज इक्वल टू, हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो फोर्सेस, एक F1 और एक F2। जो दो फोर्स है, एक F1 एक F2, दोनों का रिजल्ट, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा भाई? रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्या होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा। सही। अभी बात करते हैं टन बाय टन हर एक की। सबके मैग्नीट्यूड तो कैसे है? सेम है, सिर्फ एंगल अलग अलग है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, चलो मैं सबसे पहले लिखता हूं ए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q एट ए, जो ए पे पड़ा हुआ है ये वाला, उसका रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने यहां पे लिखा, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं भाई। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा उसका, ए पे कौन कौन लगा रहा है? एक तो बी लगा रहा है और ए पे एक तो सी लगा रहा है। तो फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, भाई दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल होगा 120। क्लियर। चलो आगे वैल्यू लिखे। ये कौन? एफ स्क्वायर। ये भी कौन? एफ स्क्वायर। ये 2F इंटू एफ, एफ स्क्वायर, और कॉस 120 तो वो हो गया -1/2। तो देखो 2 निकल गया। तो यहां पर करेंगे तो ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा F। तो देखो ए का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मिल गया F, लेकिन उसकी डायरेक्शन के साथ लिखने जाएंगे तो ए पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो भाई F कौन है आपका? F तो आपका ये रहा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। और डायरेक्शन देखने जाएंगे, चलो डायरेक्शन देखनी है, तो भाई डायरेक्शन कौन सी? ये वाली, ये। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? यहां से ये डायरेक्शन। तो यहां पे लिख देंगे BC की डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ BC, BC की डायरेक्शन में यहां पे फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया बच्चों? इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा जो B टू C की डायरेक्शन में होगा। ये किसका फोर्स आया? सिर्फ ए का फोर्स आया। सिमिलरली आपको बी के लिए करना है, तो यहां पे लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी ऑन चार्ज क्यू एट बी, ऐसे लिखेंगे, चार्ज क्यू एट बी। चलो इसका फोर्स बोले तो भाई बी पे फोर्स लग रहा है तो अंडर रूट, बी पे कौन कौन लगा रहा है? बी पे ए का फोर्स प्लस बी पे सी का फोर्स प्लस 2 बी पे ए का, बी पे सी का, और कॉस वो भी एंगल कितना बना रहा है? 120 डिग्री ही बना रहा है। ये दोनों के बीच का एंगल भी 120 आएगा। उसकी डायरेक्शन भी देख ले, ये डायरेक्शन इसको पैरेलल होगी, ए से सी की डायरेक्शन में होगी। तो फिर से इसका मैग्नीट्यूड कितना भाई? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1/2, तो ये आपका F ही आने वाला है। और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन कौन सी? इन द डायरेक्शन ऑफ A टू C। यहां से जो रिजल्ट लगेगा वो A से C की डायरेक्शन में होगा। सिंपल चीज। अभी एक बचा, कौन? C का फोर्स। तो भाई यहां पे C का फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज -Q एट C, C पे रखा हुआ है जो उसका नेगेटिव चार्ज -Q, उस पे फोर्स। तो यहां पे लिखेंगे भाई C का फोर्स क्या होगा? तो अंडर रूट C पे A का फोर्स, C पे B का फोर्स प्लस 2 C पे A का फोर्स, C पे B का फोर्स, और एंगल कितना? कॉस
60 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये और ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। चलो तो फिर यहाँ पे लिखे, ये हो गया एफ स्क्वायर, ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, मतलब एफ स्क्वायर, और cos 60 होता है 1/2। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर f नहीं होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √3f। तो यहाँ पर जो आपका सी पे जो फोर्स आएगा वो √3f आएगा, है ना भाई। यहाँ पे क्या हो गया, √3f², एफ सी प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ 3 टाइम्स, तो ये √3 है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, √3, एफ की जगह पे KQ² / लेकिन उसकी डायरेक्शन देंगे तो कौन सी, परपेंडिकुलर टू AB इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। देखो ये हमने लिखा ये वाला, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगा सी पे वो AB को क्या होगा, परपेंडिकुलर लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल था, हार्ड नहीं था, लंबा था भाई क्वेश्चन, क्या था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। इसको समझना ध्यान से, फिर से एक बार रिमाइंड करके थोड़ा देख लेना तो आपको पता चल जाएगा, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, चलो चेक दैट द इज डायमेंशनलेस। अरे नहीं, यहाँ पे कुछ लफड़ा है भाई, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, एक्सरसाइज 3 ऐसा होना चाहिए कि चेक दैट द K²/G MPME इज डायमेंशनलेस। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मिसिंग है, ये वाला। लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। चलो भाई सबसे पहली बात करते हैं, हमारे पास एक रेशियो दिया है K²/G MPME। हमको इसको डायमेंशन लेस डिराइव करना है, कर सकते हो आप जो सारे डायमेंशन याद है तो, लेकिन मुझको तो याद नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, ये इसको ऊपर नीचे मैं RR से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं ऊपर नीचे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ई कौन है, चार्ज, क्यू मतलब स्क्वायर हो गया, तो ये चार्ज हो गया। तो यहां पे आप अभी देख सकते हो कि ये आपका M1 L1T -2 है इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, दोनों फोर्सेस ही है, मतलब आपका इसका डायमेंशन हो जाएगा M0 L0 T0, सिंपल चीज, बरोबर है। हाँ आपको सबके डायमेंशन याद है तो आप रख सकते हो, मुझको याद है। इसका होगा M1 L3 T -4 A -2, इसका T1 A1 का स्क्वायर, इसका होगा M-1 L3 T -2, और ये दोनों का M1 M1, तो आप रखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डायमेंशनलेस, बरोबर है। लेकिन मैं नहीं रख रहा हूँ, आप कर देना। चलो आपने बोला तो कर ही देता हूँ। M-1 L, अरे सॉरी, K का होगा M1 L3 T -4 A -2, E का होता है T1 A1 का स्क्वायर, G होता है M-1 L3, अरे मैंने इसका गलत कर दिया, K का क्या होगा, K का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 होगा ना, हाँ तो बरोबर है T -2, और ये दोनों मासीज है तो M1 M1 होगा। तो देखो एक M1 ये कट हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ये M0, L3 गए तो L भी 0 हो गया। T की बात करेंगे तो T में यहाँ पे कितने हैं, -4, और ये 2 -2 ये भी गए तो T भी 0 हो गया। अरे बच्चों सब कुछ 0 ही होने वाला है, क्लियर हो गया। तो आप ऐसे लिखना चाहो तो भी कर सकते हो, बरोबर है। चलो इसकी वैल्यू चाहिए, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ K²/G MPME। K की वैल्यू क्या है भाई, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। E का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर।
जी कौन है, हमको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई ये भी हम जानते हैं, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। अभी ये सब को सिंप्लीफाई करो, चुपचाप इसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर से। बराबर है, मेरे पास एक कैलकुलेटर है जो मैं यूज करता हूं। चलो लिखेंगे यहां पे 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 9.1। ये तो 2.2 समथिंग आ रहा है, क्या सही है? मेरा कुछ गलती होगा तो फिर आप देख लेना एक बार। 9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल टू इतना हो गया, डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 9.1। ओके, मुझको खुद पे विश्वास नहीं था, ऐसा थोड़ी होगा भाई। ये होगा 0.23 इंटू पावर देखेंगे, ये दोनों की मिला के -38 और ये -38 निकल गई, ये ऊपर गया तो 10⁻40। इसको ठीक करेंगे तो 2.3 इंटू 10 टू पावर 41। अरे नहीं 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 39। तो ये उसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, है ना। और क्या बता रहा है, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। अभी आगे बोलेंगे भाई, यहां पे हमने लिखा था ke² g MPME, इसको मैंने यहां पे क्या किया था, ke² कर लिया था, यहां पे g MPME/r² कर लिया था। तो ये कौन बन गया था बच्चों, ये बन गया था इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन बन गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके किसके बीच में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसका रेशियो ही है ये। तो 2.3 इंटू 10 टू पावर 39। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई, ये सिग्निफाई कर रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा कम है, तो इतने टाइम्स ज्यादा है ना। याद रखो, इसको सामने भेज देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम्स ज्यादा है, जो हम बोल पाएंगे। क्लियर हो गया, पक्का? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई सरफिरा आदमी हो तो पूछ भी सकता है, बरोबर है। नेक्स्ट, ओके, एग्जाम्पल 3, Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses. A. Compare the strength of these two forces by determining the ratio of their magnitudes. A. One for electron and proton and second for two protons. Estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. Okay, बहुत लंबा लंबा बोला है, लेकिन हम इसको छोटा कर देते हैं। चलो इसको एक बिलांग छोटा कर दिया, बरोबर है, मैंने इसको छोटा कर दिया क्योंकि जगह चाहिए ना भाई, जीवन में जगह चाहिए, स्पेस चाहिए सबको। चलो तो यहां पर देखेंगे क्या बोला है, हमको यहाँ पे कंपेयर करना है किसके किसके बीच का। हमको पता है कि कूलम का जो लॉ है वो भी डिस्टेंस के इनवर्स, स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर मैग्नीट्यूड। किसका किसका मैग्नीट्यूड, भाई हमको करना है मैग्नीट्यूड कंपैरिजन, है ना। दोनों की स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तो यहां पर रेशियो लेना है। तो मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, किसके किसके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स और उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों का रेशियो लेना है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, भाई ये तो है Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पे क्या होगा, G
इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर निकल गया, तो ये हो गया के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। चलो के की वैल्यू क्या लिखे, 9 इंटू 10⁻⁹, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻31, ओ सॉरी 31 कहाँ से आ गया, 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास हमने 9.11 इंटू 10⁻⁻31, अंदर जो लेने को बोला है वही लेंगे, और प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको सिंप्लीफाई किया था शायद, अब ने अभी किया, लेकिन फिर से एक बार, 9 मल्टीप्लाई बाय 2.56 डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 9.11, क्या आया भाई, ये वही आंसर आया। तो आप यहाँ पे लिख पाओगे, ये आपको मिल रहा है 0.23 इंटू 10⁻40, तो आप यहाँ पे लिख पाओगे 2.3 इंटू 10⁻39। क्लियर हो गया। तो अभी इसके आगे वाले न्यूमेरिकल ने हमने अभी यही लिखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये हमने पहला सॉल्व किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला। अभी बात करेंगे टू प्रोटॉन्स के लिए। चलो सिमिलरली फॉर टू प्रोटॉन्स सेम कैलकुलेशन करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। तो यहां पे लिखेंगे तो के ई अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे जी एम पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है तो दोनों मास प्रोटॉन के ही आएंगे, चार्ज भी प्रोटॉन के आएंगे। तो आपका ये वैल्यू हो गया के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर। चलो लिखते हैं, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ई लिख दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, जी आप ले सकते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27 का स्क्वायर। चलो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइड बाय 1.67 डिवाइड बाय 1.67, क्या आया ये भाई, ये आ रहा है 1.24 इंटू 10⁻20। ये क्या हो गया बच्चों, 20 और ये क्या हुआ, ये -18, ये कौन हुआ -18, और प्लस आपको करना है 54, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 न्यूटन, नहीं रेशियो है, नहीं ये तो रेशियो है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आएगा, मैंने आगे कोई यूनिट तो नहीं रखा ना, ओके यहाँ पे तो रेशियो है। चलो हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स होता है, 10⁻36 टाइम्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। क्लियर हो गया, एक ये भी आंसर आ गया, जो हमने ये सेकंड पार्ट गिना इसका। अभी क्या बोला है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मतलब हमको पूछा है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है, तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करता है, फोर्स। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लेते हैं, तो F इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज सेम होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू K की जगह पे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अपॉन डिस्टेंस क्या लेना है, 1 एंगस्ट्रॉम। भाई 1 एंगस्ट्रॉम मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 10⁻⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे ये, तो 23 के अराउंड कुछ आता है शायद,
9 मल्टीप्लाई बाय 2.56 क्या आता है 23.04 23.04 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 29, ये 29 हो गया तो यहाँ पे -9 होगा ना 38 न्यूटन। इतना फोर्स दोनों के बीच में लगेगा। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है लेकिन हमने पहले फोर्स फाइंड किया। पावर देख लेते हैं, -38 और ये +29, ओके तो -9 होगा। अभी लिखेंगे भाई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन चाहिए AE, तो जो भी फोर्स है उसको इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे। फोर्स कितना 23.04 इंटू 10⁻⁻9 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31। चलो इसको थोड़ा डिवीजन में ले ले, डिवाइडेड बाय 9.11 क्या हो गया 2.53 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये फोर्स है गया इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया फोर्स नहीं। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फोर्स तो दोनों पे सेम होगा। जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। तो ये आपका हो गया 23.04 इंटू 10⁻⁹ अपन प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। 23.04 डिवाइडेड बाय 1.67 क्या आएगा 13.8 इंटू 10⁻, ये कितना आएगा 27 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 18 आएगा। हाँ 18 आएगा। तो ये 1.38 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन आ गया प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। तो क्या न्यूमेरिकल था बोलो, इतना लंबा कोई बिना काम के खींचा है ना। हो गया। चलो नेक्स्ट। ओके सबसे मेन टॉपिक आया। चलो सबसे मेन टॉपिक क्या है इस चैप्टर का। सभी लेक्चर में ये टॉपिक तो कॉमन है, मैं जितने भी लेक्चर्स लूंगा सब में ये टॉपिक तो कॉमन है, रिवाइज अगेन। जो भी पढ़े उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, बराबर है। तो आज हमने कूलम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर दिए, सारे सॉल्व कर दिए स्टेप बाय स्टेप। देखो इसको बार बार रिवीजन करो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इसके एमसीक्यूज, 40 to 50 एमसीक्यू गिनेंगे अलग अलग टाइप के। किसके? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के, बराबर है। तब तक इसको रिवाइज कर दो, पक्का कर दो, दिमाग में सेट कर दो, तो एमसीक्यू हमको आएंगे और आएंगे ही, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना और पढ़ते रहना।